एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ रहे थे उसमें एक क्वेश्चन मैंने दिया था और क्वेश्चन में स्टेट स्ट्रिंग में हमने वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेव की बताई थी। v इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव in state string. T बताया था मैंने टेंशन इन द स्ट्रिंग, और M बताया था मास पर यूनिट लेंथ। ऑफ स्ट्रिंग लाइक दिस। तो इन तीनों में रिलेशन की बात हुई थी कि क्या फिजिकल रिलेशन होगा। तो टी को हमने फिर वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, इसका रिलेशन बी के साथ निकालना है तो बी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया टी और एम, और इस पे पावर हमने ए कर दिया और इस पे पावर मान बी कर दिया, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो के टी रेज टू दी पावर ए एम रेज टू दी पावर जी, ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि बोथ साइड डायमेंशन लेते हैं और डायमेंशन लेने के बाद ए और बी की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं और फिर रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। तो यहां से वेलोसिटी की डायमेंशन अगर निकालते हैं तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी आएगा एल टी माइनस 1। डायमेंशन ऑफ टेंशन की बात करेंगे तो टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, एक तरीके का फोर्स होता है टेंशन फोर्स, आगे मैकेनिक्स में भी पढ़ाया जाएगा। तो फोर्स एक टाइप का क्या होता है, टेंशन एक टाइप का फोर्स होता है, और फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन ऑफ टेंशन होगा, और ये होगा एम एल टी माइनस 2, और स्मॉल एम का जो डायमेंशन होगा ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो ये मास पर यूनिट लेंथ ये होता है कि जैसे ये कोई स्ट्रिंग है, डोरी है, और इससे ये कोई ये लगा हुआ है, इसमें कोई वेव ट्रेवल करती है ट्रांसवर्स वेव, और अगर इसकी लेंथ कैपिटल एल है और इसका टोटल मास कैपिटल एम है तो एल लेंथ का मास कैपिटल एम है तो यूनिट लेंथ का मास कैपिटल एम बाई कैपिटल एल हो जाएगा। इसी को हम स्मॉल एम कहते हैं, लीनियर मास डेंसिटी भी बोलते हैं, एम अपॉन एल को। तो ये मास पर यूनिट लेंथ ये है। तो स्मॉल एम की डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ मास अपान में डायमेंशन ऑफ लेंथ, और अपान में ये ऊपर आएगा तो ये पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस 1। तो यहां से इसकी भी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं एम एल माइनस 1। अब इस फॉर्मूले में बोथ साइड से हम डायमेंशन रखते हैं तो इसका हो जाएगा एल टी माइनस 1, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम 0 एल टी माइनस 1। के कांस्टेंट है, ये डायमेंशन लेस होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, तो इसकी यूनिटी हो जाएगी डायमेंशन। टी एक टाइप का फोर्स है तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 रेज टू दी पावर ए, जो भी बताया हमने, और ये m जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल माइनस 1 होल पावर b।
अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा m⁻0 l t-1, ये हो जाएगा m⁻a l⁻a और t⁻⁻2a। इसको पूरा हमने ओपन कर दिया, एक को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ये हो जाएगा m⁻b एंड को इधर लिख देते हैं एंड l⁻⁻b ये। तो एक्सपेंड करेंगे तो m और ये m जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो m⁻a प्लस b हो जाएगा ये, और ये l है और l और माइनस b है, तो l⁻a माइनस b हो जाएगा इस तरीके से। l⁻a माइनस b हो जाएगा और t यहां पर अकेले होगा तो t पे पावर जो होगी -2a होगी, और ये इस तरीके से। और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो m0 l t-। अब ये बोथ साइड डायमेंशन तभी इक्वल होगी जब क्या होगा कि m पे जो पावर इधर है वो इधर होनी चाहिए, l पे पावर जो इधर है वो उधर होनी चाहिए, और t पर जो पावर इधर है वो उधर होनी चाहिए। तो यहां से हम कंपेयर करते हैं तो एक तो ये होगा कि इधर a प्लस b जो पावर है m पे और इधर 0 है तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए, एक तो इक्वेशन ये बनेगी। दूसरा l पे जो पावर इधर 1 है और इधर a माइनस b है तो a माइनस b 1 के इक्वल होनी चाहिए, एक ये इक्वेशन है। और तीसरी इक्वेशन ये है कि t पे पावर -2a है और यहां पर क्या है, यहां पर -1 है तो -2a इक्वल होना चाहिए -1 के। एक ये इक्वेशन होगी तो यहां से a की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल होगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 इधर जाएगा तो a की वैल्यू हाफ आ जाएगी ये। और इस a की वैल्यू को अगर हम इसमें से किसी में भी रख देंगे, जैसे यहां पर रख दिया हमने तो ये हाफ हो जाएगा, या इसमें रख दिया तो a की वैल्यू हाफ हो जाएगी तो b की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे a प्लस b = 0 है, a की वैल्यू हाफ है प्लस b = 0 तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/2 ये। और फिर इस फॉर्मूले में a और b की वैल्यू रख देंगे तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। नोट कर लीजिए इसमें। तो यहां से a की जो वैल्यू आएगी वो +1/2 होगी और जो b की वैल्यू होगी वो -1/2 होगी। तो हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको v का वो था k t⁻a m⁻b। तो ये वैल्यू इधर से रखेंगे a और b की, तो ये हो जाएगा k t पे पावर हाफ और m पे पावर -1/2 ये। तो इसको हम k की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, ये सुटेबल कांस्टेंट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा t पे पावर हाफ का मतलब स्क्वायर रूट t, और m पे पावर हाफ का मतलब हुआ 1/√m। तो इसको हम होल स्क्वायर रूट t/m ये लिख सकते हैं। तो v के साथ इसका रिलेशन ये आता है, आगे आप पढ़ेंगे भी कि ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी होती है स्ट्रिंग, वो टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में ये आता है T/m। ऐसे और हम तमाम सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं।
जैसे क्वेश्चन और है, क्वेश्चन के फॉर्मेट में करते हैं इसको भी। ये कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ a moving particle, having mass small m, and velocity v. Kinetic energy of a moving particle having mass m and velocity v is capital K. Then determine the physical equation or relation. Determine relation between K मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड मास और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ये करना है, डायमेंशन की हेल्प से आपको क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला स्टेबलाइज करना है या स्टेबलिश करना है मास और वेलोसिटी के टर्म्स में। तो इसको भी करने का तरीका वही है कि हम काइनेटिक एनर्जी के को डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिखेंगे मास पावर ए और वेलोसिटी पावर बी, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो अब की बार क्योंकि इसको भी के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ को कांस्टेंट को हम सी लिख देते हैं, ये सी कांस्टेंट है और एम पावर ए वी पावर बी ऐसा। बोथ साइड डायमेंशन लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन होती है, पहले भी मैंने बताया है कि काइनेटिक एनर्जी की किसी भी एनर्जी की डायमेंशन जो वेक्टर की डायमेंशन होती है वही होती है, और ये होता है ml² t-2, और c तो इसका डायमेंशन 1 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और स्मॉल m के डायमेंशन को हम लिखेंगे तो ये मास है तो इसका डायमेंशन कैपिटल M हो जाएगा, और जो v की डायमेंशन होगी ये वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन lt-1 हो जाएगा। अब यहां से हम इसके बाद से इसमें रखते हैं तो इसका डायमेंशन आ जाएगा m l2 t-2, और ये इक्वल होगा इसका डायमेंशन 1 हो जाएगा, और ये मास का डायमेंशन होगा और इस पे पावर a, और v जो होगी ये वेलोसिटी की डायमेंशन मतलब lt-1 और इस पे पावर b होगी। इसको और सॉल्व करोगे तो ये ml² t-2 इट इज इक्वल्स टू ma l पावर b एंड t पावर -b लाइक दिस। तो यहां से m की वैल्यू जो m पे पावर होगी वही इधर भी m पे पावर होनी चाहिए, तो इधर 1 है और इधर a है तो a इक्वल्स टू 1, एक तो ये आएगा, दूसरा l पे पावर 2 है, यहाँ l पे पावर b है तो b इक्वल्स टू 2 यहां से भी आएगा और यहां से भी b इक्वल्स टू 2 आएगा। आप देखें तो t पे पावर -2 है और b पे पावर -b है तो -b इक्वल्स टू -2 तो b इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं।
अब सीधे सीधे इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका k इक्वल टू सी m पावर a v पावर b, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर c की जो वैल्यू होती है सुटेबल कांस्टेंट वो हाफ होती है, तो k हो जाएगा हाफ, और a की वैल्यू 1 है तो a 1 रख दिया, और v में b की वैल्यू जो है वो 2 है तो 2 रख दिया, तो ये रिलेशन आ जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। आपने ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा भी होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी k होती है वो होती है हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो इस तरीके से रिलेशन डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल रिलेशन को बता सकते हैं। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है तीसरा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर, from one unit system to another unit system। ये अब इसमें किसी भी चीज की फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसमें दो बातें होती हैं, एक तो उसका यूनिट सिस्टम होता है और दूसरा एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। जैसे हम मास की यूनिट की बात करते हैं तो मास की जो यूनिट होगी वो सपोज दैट 2 किलोग्राम मास लिखा हुआ है, तो इसमें जो 2 है ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, n है, नंबर को बता रहा है, और ये जो किलोग्राम लिखा हुआ है ये यूनिट सिस्टम को बता रहा है कि ये MKS यूनिट सिस्टम में मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सब डिटेल में हमने बात करी थी कि MKS क्या होता है, CGS क्या होता है, FPS क्या होता है, ये सब हमने बताया था, और SI के बारे में भी बताया था। तो MKS एक ऐसा यूनिट सिस्टम है जिसमें मास को हम क्या करते हैं, किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, और टाइम को सेकंड में लिखते हैं। तो इसको हम यूनिट सिस्टम कहेंगे, इस वाले पार्ट को, और इसको एक न्यूमेरिक वैल्यू या नंबर कहेंगे। तो किसी भी यूनिट सिस्टम में दो चीजें होती है यूनिट में, एक उसका n वैल्यू हुआ और एक u का मतलब हुआ यूनिट सिस्टम, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब ये चेंज नहीं होगा। nu का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे आपने देखा होगा कि मान लेते हैं कि किसी एक यूनिट सिस्टम में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कुछ है, तो दूसरे यूनिट सिस्टम में उसकी न्यूमेरिक वैल्यू चेंज होगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, वो सेम होगा। जैसे हम बात करते हैं कि कभी कभी कहते हैं कि 1 किलोग्राम जो होगा वो 1000 ग्राम होगा, तो आपने देखा होगा कि ये 1 है और यहां पर ये 1000 है, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट सेम है। प्रोडक्ट का मतलब 1 kg और 1000 g। तो यहाँ पर ये n है और ये u है, और यहाँ पर ये n है और ये u है, लेकिन दोनों के प्रोडक्ट इक्वल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 न्यूमेरिक वैल्यू है तो kg है, kg का मतलब ये होता है कि 1000 ग्राम में होगा ये, और यहाँ पर ये 1000 है तो ये न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और g जो है वो ग्राम को बता रहा है। तो होता ये कि अगर उसका न्यूमेरिक वैल्यू कम है तो उसकी यूनिट हैवियर हो जाएगी, ये एक बड़ी यूनिट है, ग्राम वाले यूनिट से 1000 टाइम ग्रेटर है। और ये एक यूनिट सिस्टम में ग्राम जो होता है उसमें आप देखेंगे कि ग्राम एक छोटी यूनिट है किलोग्राम के कंपैरिजन में। तो ये क्या है कि इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो जो यूनिट छोटी होगी उनकी न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी होगी,
और जो यूनिट बड़ी होंगी उनकी न्यूमेरिक छोटी होगी, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, वो चाहे आप जो भी यूनिट सिस्टम में लें। वैल्यू चेंज होगी तो यूनिट बढ़ जाएगी, और ये वैल्यू घटेगी तो यूनिट, अगर वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट कब छोटी होगी, और वैल्यू घटेगी तो यूनिट बड़ी हो जाएगी। तो दोनों का प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि एलयू जो होता है ये कांस्टेंट होता है, या इसी को और मॉडिफाइड तरीके से लिखेंगे तो N1 U1 को हम N2 U2 भी लिख सकते हैं ऐसा, जैसा कि इसमें बताया मैंने। इधर यहाँ N1 की वैल्यू 1 है और U1 जो है वो केजी में, यहाँ N2 की वैल्यू 1000 था और G जो है वो U2 सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, ये MKS सिस्टम है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं। अगर सेकंड किसी दूसरे यूनिट सिस्टम में वैल्यू पूछ रहा है कि कितना अमाउंट या कितनी वैल्यू आएगी, तो N2 निकालना है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। तो U1 U2 का रेशियो करके और N1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो N2 आ जाएगा। या कभी यूनिट सिस्टम निकालना है, आपको दोनों न्यूमेरिक दिए हुए हैं तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा यूनिट सिस्टम होगा। तो इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। आई थिंक अभी समझ में आ रहा होगा आपको कि N और U का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करके बताओ, या 1 न्यूटन एक एसआई यूनिट है, एमकेएस में है, तो इसकी सीजीएस में कितनी वैल्यू होगी, ऐसा बोलते हैं। या आप ये बोल सकते हो कि इसकी जो एसआई यूनिट है या एमकेएस यूनिट है वो न्यूटन है फोर्स की, और इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपसे ये कहता है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन, न्यूटन को ऐसे एन से लिखते हैं, भी लिख दे रहे हैं पूरा बात, 1 न्यूटन इनटू डाइन। तो इनका सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे ये आपको बताना है। तो डाइन क्या है, ये सीजीएस की यूनिट सिस्टम है और न्यूटन एमकेएस का है। इसका मतलब सीधा ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि 1 न्यूटन फोर्स को, मतलब एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। अगर हम देखें तो इसका सीधा मकसद ये भी है कि एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है उसके टर्म्स में। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए वही लगाएंगे फॉर्मूला जो आप लगाते हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो यहां से हमको निकालना है दूसरे यूनिट सिस्टम, मतलब U2 हमको दिया हुआ है, N1 और U1 भी दिया हुआ है, 1 भी दिया हुआ है, न्यूटन भी दिया हुआ है, तो न्यूमेरिक वैल्यू भी दी हुई है, यूनिट सिस्टम भी दिया हुआ है। दूसरे में नंबर पूछा है कि कितना डाइन होगा, और डाइन दिया हुआ मतलब U2 दिया हुआ है, तो हमको N2 निकालना है। N2 हो जाएगा N1 U1 अपॉन U2। अब इसको डायमेंशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। अब जैसे ये N2 निकालना है हमको, N1 हमको दिया हुआ है कि 1 है, तो N1 की जगह पर आप 1 रख सकते हो। यहां पर N1 आपको 1 दिया हुआ है, N2 आपसे पूछ रहा है, और U1 चूंकि N1 वाली वैल्यू 1 है तो ये न्यूटन के साथ है, तो U1 एमकेएस दिया हुआ है, और U2 जो है वो सीजीएस में दिया हुआ है क्योंकि डाइन एक सीजीएस यूनिट है। इस तरीके से तो यहां पर N1 की वैल्यू को हम 1 रखेंगे और ये U1 U2 रखना है। तो U1 और U2 दोनों सिस्टम किसके हैं, U1 और U2 दोनों को देखेंगे तो ये यूनिट सिस्टम किसके हैं, ये दोनों फोर्स के यूनिट हैं। अरे न्यूटन भी फोर्स का यूनिट है और डाइन भी फोर्स की यूनिट है, तो इसका फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे इसके अंदर। तो यहां पर हमने इसको N1 कर दिया
और दोनों साइड फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे। तो फोर्स की डायमेंशन होती MLT-2 है। तो ये 1 वाले सिस्टम में है तो इसको M1 L1 T1 T-2 कर देंगे। और ऐसे ही नीचे वाले में आएंगे तो ये CGS में है तो CGS में इसे M2 कह दिया हमने, इसे L2 कह दिया और इसे T2 कह दिया। ये इस तरीके से ये मतलब ये दूसरे यूनिट सिस्टम में मास का यूनिट है, ये पहले में ही है। अब क्या करते हैं, इंडिविजुअल तो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मास को हम जानते हैं, मास में MKS में कितना होगा, CGS में कितना होगा। लेंथ को जानते हैं MKS में कितना होगा, किसकी वैल्यू CGS में कितनी आएगी। टाइम तो दोनों में SS से भी होता है, तो वो वैल्यू रख के यहां से हम N2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो N2 = N1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। और यहां से अगर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो M1 L1 और T1 ये MKS में है। तो MKS में ये किस में होगा, किलोग्राम में होगा। तो यहां kg, L1 मीटर में होगा तो इस पे पावर 1 है तो kg पे भी पावर 1 होगा। और ये इंटू मीटर, और इसके बाद ये सेकेंड स्क्वायर होगा तो सेकेंड -2 अपान में करेंगे तो M2 CGS में है। डाइन एक CGS यूनिट है, उसमें हमको निकालना है। तो M2 सिस्टम को या U2 को हमने वो लिया था। तो यहां पर ग्राम लिखेंगे, यहां पर सेंटीमीटर लिखेंगे, दोनों पे पावर 1 1 होती है। और यहां सेकेंड पे -2 रखेंगे ये, तो सब पे पावर बराबर से। अब क्या है कि सेकेंड और सेकेंड दोनों सेम है, इधर तो सेम नहीं है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और इसको और आगे हम लिखते हैं तो ये 1 हो जाएगा। और अब इनमें से किसी भी को हम आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ग्राम को किलोग्राम में कर सकते हैं या किलोग्राम को ग्राम में कर सकते हैं। ऐसे मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में। तो इसमें से किसी एक की यूनिट को हम क्या कर लेंगे, सिमिलर करके कैंसल आउट करके न्यूमेरिक वैल्यू N2 निकाल देंगे। अब ये 1 हो गया। और इसके अंदर आप देखेंगे जिसको हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो 10³ या 1000 बोलते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम या 10³ ग्राम होता है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है या 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। और अपान में क्या करेंगे, इसको जो जैसे वैसे, ये ग्राम में है तो ग्राम में, इंटू ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। तो यहां से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो 10³ इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएगी तो ये 10⁵ हो जाएगा। तो यहां से N2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10⁵ हो जाएगा। तो ये अब इसमें अगर आप रखेंगे तो देखेंगे कि N1 की वैल्यू जब 1 थी तो ये न्यूटन में था, और जब 10⁵ हुई तो ये डाइन हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 न्यूटन जो होगा वो 10⁵ डाइन के इक्वल होगा। ये तो इस तरीके से हम डायमेंशन की हेल्प से यूनिट में कन्वर्जन कर सकते हैं, एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दूसरा कर सकते हैं, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। अर्ग भी एनर्जी की यूनिट है और जूल भी एनर्जी की यूनिट है। तो ये भी एक MKS सिस्टम में यूनिट है एनर्जी की या वाकडन की, और ये CGS सिस्टम में यूनिट है वाकडन की एनर्जी की। तो ये भी वही बात हुई कि MKS को किस में कन्वर्ट करना है, CGS में। तो MKS को CGS में कन्वर्ट करना है, और ये दोनों वाकडन की या एनर्जी की यूनिट है।
तो फिर से वही चीज हम करेंगे कि U और N का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से N1 U1 क्या हुआ, N2 U2 होगा। अब N1 को हमने 1 लिख लिया, मतलब ये 1 जूल दिया हुआ है, और U1 को हमने जूल बोल दिया। N2 आपको कैलकुलेट करना है, और U2 क्या है, ये अर्ग है। ये आपको दिया है 3 चीजें, और इनमें से एक चीज आपसे पूछ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको N2 यहां पर नहीं चाहिए, तो N2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 U1 अपॉन U2, या N2 हो जाएगा N1 टाइम्स U1 अपॉन U2। अब U1 में और U2 में दोनों में क्या करना है, हमको डायमेंशन का फॉर्मेट लिखना है, एनर्जी का डायमेंशन। तो एनर्जी का डायमेंशन यहां से क्या होगा, N2 होगा, निकालना है, N1 1 दिया हुआ है। उसके बाद एनर्जी की या वाक्टन की जो डायमेंशन होती है, मैं पहले भी बताया, फिर से बता दे रहे हैं, वाक्टन या एनर्जी जो होगी ये हो जाएगा mL2 T-2 लाइक दिस। U1 को हम लिख देंगे M1 L1 स्क्वायर T-2, ये 1 सिस्टम में हो जाएगा। ये M2 L2 स्क्वायर T2-2, ये दूसरे सिस्टम में हो जाएगा। फिर से दोनों में यूनिट रखेंगे, ये 1 होगा। ऊपर वाले में अगर हम इसको 1 वाले सिस्टम को हम MKS में, इसको MKS में और इसको CGS में रखते हैं, तो मास MKS में क्या होता है, किलोग्राम में, तो ये kg हो जाएगा। ये मीटर में होता है, तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेकंड में होता है, तो ये पर सेकंड का स्क्वायर या सेकंड पावर -2 होगी। CGS में m मतलब मास को हम ग्राम में लिखते हैं, इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा ये। और टाइम को CGS में भी सेकंड में लिखते हैं, तो ये सेकंड -2, इस तरीके से। इतना लिखने के बाद हमको फिर से वही काम करना है। N1 की वैल्यू यहां 1 थी, तो हम 1 ही रखेंगे कि 1, तो N2 = 1 इंटू इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, या तो इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर ले, पर्टिकुलर को, या तो इसको एमकेएस में कर ले, बात एक ही होगी। पिछली बार हमने ऊपर वाले को, इसको किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करा था, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा था, सेकंड कट गया था, तो यहां भी सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब की बार नीचे वाला बदल के दिखा दे रहे हैं आपको, या दोनों करके दिखा देंगे। ये किलोग्राम में, इसको किलोग्राम में रहने देते हैं, इसको मीटर स्क्वायर में रहने देते हैं। नीचे वाला हो जाएगा ग्राम और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इक्वल में आ जाएगा N2 = 1, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू में ये आ जाएगा। किलोग्राम को हम क्या करेंगे, 10⁻³ ये ग्राम लिख देंगे, क्योंकि 1000 ग्राम होता है। और एक मीटर में 10⁻² या 100 सेंटीमीटर होता है,
तो 1 मीटर स्क्वायर में पावर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा ये 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपान में ये होगा ग्राम और ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, लाइक दिस। तो यहां ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा। तो N2 की वैल्यू जो आएगी, N2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 की पावर यहां से आ जाएगी 4 और 3 मल्टीप्लाई पे पावर ऐड होगी तो ये 7 हो जाएगी। यहां हम ये बोल सकते हैं कि 1 जूल जो होगा वो 10⁻⁷ अर्ग होगा। या एमकेएस में वर्क डन की जो यूनिट है वो सीजीएस में वर्क डन के यूनिट का क्या होता है, 10⁷ टाइम्स होता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। और जैसे यहां पर हमने रखा, इस स्टेप को एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं इसमें भी बता दे रहा हूं। N1 को 1 रखेंगे, अगर हम चाहें तो सेकंड से कैंसिल हो गया है तो केजी को केजी में ही रहने दे, मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, नीचे वाले को चेंज कर दे। तो 1 ग्राम में क्या होता है, 10⁻³ या 1/1000 क्या होता है, किलोग्राम होता है। 10⁻³ ये केजी में हो जाएगा। और 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहां से केजी और मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो वैल्यू वही आएगी, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/10⁻⁴, ये -3 है, -4 और मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएंगी तो ये -7 हो जाएगा। और फिर जब ये ऊपर आएगा तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁷। तो यहां से भी N2 क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है सेकेंड यूनिट सिस्टम में। और सेकेंड यूनिट सिस्टम क्या है, सीजीएस है या अर्ग है। तो अर्ग में इसकी वैल्यू 10⁷ है और जूल में ये 1 बता रहा है। तो इसका मतलब है कि जो अर्ग होगा, जो जूल होगा वो 10⁷ टाइम्स अर्ग के होगा। मतलब जूल एक बड़ी यूनिट है वर्क डन की या एनर्जी की, और अर्ग एक छोटी यूनिट है, और दोनों में जो रिलेशन है वो 10⁷ टाइम्स जो है वो ग्रेटर है जूल कंपेरिजन टू द अर्ग। क्लियर है। तो ये ओवरऑल है आपका कन्वर्जन। तो किसी भी यूनिट का किसी भी यूनिट में आप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये जो 2 नेम से थे इस वजह से हमने कर दिया, क्योंकि ये कंफ्यूज कराते हैं कि एक जूल कितने अर्ग के इक्वल होगा और एक न्यूटन कितने टाइम के। बाद ही आपसे पूछेगा तो कहेगा कि वेलोसिटी का एमकेएस में जो नंबर है या बता देगा वो 10 है मीटर/सेकंड में, तो इसकी सीजीएस में वैल्यू बता दो कितनी होगी, तो आप कर सकते हैं। प्रेशर की बता देगा यूनिट कि एमकेएस में प्रेशर ये है 10 है, तो सीजीएस में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 10 दिया हुआ है एमकेएस में, इसका मतलब N1 दे दिया हुआ है। अगर आप यूनिट सिस्टम 1 मानते हैं एमकेएस को, तो N1 आपको 10 दे दिया गया है और U1 एमकेएस बता दिया गया है, N2 आपको बताना है और U2 को सीजीएस बता दिया है। तो आप डायमेंशन निकाल के ऐसे वैल्यू रख के काट के क्या निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। या कभी कभी दोनों की वैल्यू दे देता है, फिर आपसे पूछता है ये किस यूनिट सिस्टम का है। तो आप एक यूनिट सिस्टम दिया हुआ है, दूसरा ये बता पा रहा है कि ये इसका इतना टाइम्स है, तो हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये कौन सा यूनिट। जैसे अगर आपको यहाँ पर यूनिट सिस्टम न दिया होता, एक 1 दिया हुआ है, 1 जूल है, और फिर बता रहा है कि ये 10⁷ दूसरी यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है, तो दूसरी यूनिट सिस्टम क्या होगी। तो आप यहां से जान सकते हैं कि इसका सीजीएस में 10⁷ होता है, तो दूसरी यूनिट सिस्टम क्या होगी, वो सीजीएस होगी। क्लियर है। तो इस तरीके से आप किसी में भी कन्वर्ट करके बता सकते हो। और ये जो यहां पर जो आपको इस कैलकुलेशन को कैंसल आउट करना है, तो आपको यूनिट सिमिलर करना है सिंगल की। जैसे मास की मास के साथ, लेंथ की लेंथ के साथ, और टाइम का टाइम के साथ। और एक्चुअल में होता ये कि चाहे वो एमकेएस हो, चाहे वो एफपीएस हो, और चाहे वो सीजीएस हो, सारे में टाइम की यूनिट जो होती है वो सेकंड में होती है। तो ये तो आसानी से क्या हो जाएगी,
कैंसिल हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग बचेंगी वो क्या करेंगी, उनमें आप वैल्यू फिट करेंगे। जैसे इसके जहां पर केजी लिखा हुआ है, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो आप उस तरीके की यूनिट का चेंज कर लेंगे। जैसे कभी कभी हमने एमकेएस और सीजीएस आपको बता रखा है, वहां वो बताएगा नहीं कि ये एमकेएस है कि सीजीएस है, तो हम क्या करेगा, बताएगा एक यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू ये है, दूसरे यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू इतना गुना बढ़ जाती है, तो ये क्या है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक यूनिट सिस्टम का दूसरे यूनिट सिस्टम से जो इवैल्यूएशन है वो इतने टाइम्स ग्रेटर है या लेसर है, क्या कैसे है। ठीक है, जैसे बहुत छोटी सी यूनिट में भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। जैसे वो ये दे देता है कि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम जो होता है ये सपोज दैट वो ऐसा बोलता है कि यूनिट या नंबर जो एक यूनिट सिस्टम में इन वन यूनिट सिस्टम वॉल्यूम जो है वो 10 है। अब इसका कुछ भी यूनिट हो सकता है, और ये ऐसा बोलता है कि यूनिट सिस्टम एमकेएस है। इन एमकेएस यूनिट सिस्टम, इन एमकेएस यूनिट सिस्टम वॉल्यूम is 10, then what is the value of volume in CGS unit system? तो इसमें भी वही करना है आपको। N1 को और U1 को आपने MKS माना, N1 को आपने 10 माना, तो U1 को MKS कह दिया। और N2 आपसे पूछ रहा है और U2 को आपने CGS। और आप जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब। अगर वॉल्यूम का डायमेंशन लें तो ये L क्यूब होता है, बाकी चीजें इसमें M0 होता है और T0 होता है, तो केवल L होगा। तो इसके फॉर्मेट में केवल L ही आएगा, तो हम क्या रख देंगे, हमको N2 निकालना है, ये हो जाएगा N1 U1 अपॉन U2। तो यहां से N2 हो जाएगा, N1 आपको 10 दिया हुआ है तो हमने यहां पर 10 रख दिया, इनटू में U1 में भी केवल L आएगा L क्यूब, और U2 में भी केवल L आएगा, तो ऊपर वाले को हमने L1 कह दिया, नीचे वाले को L2 कह दिया। और ये दोनों में क्यूब है, तो क्यूब का मतलब ये पावर 3 कर दी। ठीक है, तो यहां से L2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 हो जाएगा, और ये L1 का मतलब लेंथ हुआ, L2 का मतलब लेंथ हुआ, इसके बाहर क्यूब है। तो L1 को MKS करा है हमने और L2 को क्या किया, CGS करा है। तो ऊपर लेंथ किस में होगा, मीटर में होगा, नीचे किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, उसकी होल पावर क्यूब में। तो L2 आ जाएगा 10, और यहां पर अगर मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले या सेंटीमीटर को मीटर में, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां से मीटर को क्या करते हैं, अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर में 10 की पावर 2 या 100 सेंटीमीटर होते हैं ऐसे। तो ये सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में है, ये पावर 3 कर दिया, तो इसको इससे कैंसिल कर दिया। तो N2 आ गया 10 टाइम्स 10 की पावर 2 की पावर 3। और पावर पे सुटेबल पावर, पावर के ऊपर पावर का मतलब होता है कि फिर पावर आपस में क्या कर जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो N2 हो जाएगा 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 3 2 जा 6। तो N2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10 रेज टू दी पावर 7। तो CGS में इसकी वैल्यू, सॉरी MKS में अगर 10 है तो CGS में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर 7 हो जाएगी। और अगर MKS में इसकी वैल्यू 1 है तो CGS में इसकी वैल्यू 10 की पावर 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी को भी करेंगे, और पावर बाहर लगा के सिंपल यूनिट में तो हम मीटर को तो सेंटीमीटर में
और मास को किलोग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में, और सेकंड सेकंड ही रहेगा। तो इतना छोटा सा तो कैलकुलेशन कर सकते हैं ना कि लेंथ को किस में कन्वर्ट सकते हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं।